हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस बेसिक मैथमेटिक्स के नए सीरीज में स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके थे, ग्राफ पढ़ चुके थे और आज हम लोग कैलकुलस पढ़ने वाले मीन्स कलन पढ़ने वाले हैं। तो कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग अवकल गणित पढ़ेंगे मीन्स डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन और इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बोलते हैं अवकलन, हिंदी में बोलते हैं अवकलन। इसके और भी नाम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप लिख लीजिए डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे मीन्स अवकलन पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि होता क्या है और उसके लिए हमको पढ़ना होगा फाइनाइट डिफरेंस मीन्स परिमित अंतर देखेंगे या फिर परिमित परिवर्तन देखेंगे। और मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए x कोई राशि है और इसकी प्रारंभिक वैल्यू आपको कुछ दे दी गई है। मान लीजिए आपको दे दी गई 5, तो प्रारंभिक वैल्यू है तो इसको आप मार्क करने के लिए i लिख दीजिए मीन्स इनिशियल। तो x की जो इनिशियल वैल्यू थी यानी प्रारंभिक वैल्यू थी वो 5 थी। सपोज करो x में परिवर्तन हुआ, जैसे मान लो x दूरी है तो अभी कोई 5 मीटर चला था, अब वो आगे जा रहा है तो 7 मीटर चलेगा, 8 मीटर चलेगा, इस तरीके से। तो आप x को सपोज कर लीजिएगा कोई क्वांटिटीज है, कोई राशि है। पहले उसकी वैल्यू 5 थी और फाइनल वैल्यू उसकी 7 है। तो फाइनल है यानी अंतिम, तो इसको xf लिख, ये हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि x में परिवर्तन कितना हुआ, पहले इसकी वैल्यू 5 थी अब 7 है, तो कितना परिवर्तन हुआ? आप बोलोगे 2। बोलेंगे कैसे? तो लिखेंगे कि भैया अंतिम में से हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक को घटा देंगे मीन्स xi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 ये, और इज इक्वल टू 2। तो क्या हुआ, 2 का परिवर्तन हुआ। और इसी परिवर्तन को हम लोग लिखते किससे हैं, तो बोलेंगे डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा x है क्या, तो बोल देंगे हम लोग x में परिवर्तन, x में परिवर्तन। ठीक है, x में हम लोग डिफरेंस निकाले, परिवर्तन निकाले, कितना है तो 2 का परिवर्तन। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है, ठीक है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, 2 जो है वो 5 की तुलना में तुलनीय है और 7 की तुलना में भी तुलनीय है। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की तुलना 5 से और 7 से करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 5 की तुलना में बहुत ही कम है यानी उससे कंपेयर नहीं किया सकता, जैसे 0.0000 इस टाइप से कुछ है, 1 है इस टाइप से, तो उसकी तुलना में बहुत छोटा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परिमित परिवर्तन बोलते हैं। परिमित है, इसको हम लोग माप सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई y राशि होती और उसका प्रारंभिक वैल्यू मान लो 4 था और उसकी फाइनल वैल्यू मान लो 6 था या फिर मान लो 8 था, इस टाइप से, और आपसे कहे कि इसमें परिवर्तन कितना हुआ, तो आप निकालोगे डेल्टा y और करोगे क्या, y फाइनल माइनस y इनिशियल मीन्स अंतिम y की वैल्यू 8 माइनस प्रारंभिक 4 इज इक्वल टू 4। डेल्टा y आया कितना, 4। आप बोलोगे डेल्टा y है क्या, तो हम लोग बोलेंगे y में, y एक राशि थी उसमें परिवर्तन है। ठीक है, ओके, एक और देखते हैं और इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। हम लोग देखेंगे अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। मान लो किसी चीज में बहुत ही छोटा परिवर्तन होता है, जैसे मान लो x इनिशियल है यानी x की प्रारंभिक वैल्यू है 5.0 या फिर 5 मान लो, इस तरीके से। और आपसे कोई कहता है कि x फाइनल जो इसकी वैल्यू है वो 5.0000 ऐसे 0 डॉट 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 कर दो 0 1। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें अंतर कितना है, तो क्या आप बता सकते हो? सोचना पड़ेगा थोड़ा, डॉट 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 बीच में पता है कितना 0 है,
बात समझ में आ रही है? यानी कि बहुत ही कम अंतर है, लगभग ये भी 5 के बराबर है और ये भी 5 था, तो आप कहोगे ना के बराबर अंतर है, यानी कि बहुत ही कम अंतर है। तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। और निकालना होगा तो निकालेंगे कैसे? बोलेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे, इतना माइनस इतना, तो जब घटाओगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0.0000 करके ऐसे कुछ आएगा 1, इतना। अब आप बताओ ये राशि कितनी है? बहुत ही छोटी है, बहुत सूक्ष्म है, किसकी तुलना में? 5 की तुलना में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, और इसको हम लोग डेल्टा से ना लिख करके dx से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? dx से। तो अगर आपसे कोई पूछे dx क्या है, तो हम लोग बोलेंगे बेटा x में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यहां पे क्या था? तो हम बोलेंगे ऐसा परिवर्तन था जिसको हम माप सकते थे, परिमित परिवर्तन था, और उसके 5 और 7 के रूप में 2 क्या था? तुलनीय था, हम लोग तुलना कर सकते थे। लेकिन यहां देखेंगे तो यहां पे बहुत ही छोटा परिवर्तन है, इसकी तुलना 5 से नहीं की जा सकती, 5 की तुलना में ये बहुत ही कम है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही कम है और इसका कैलकुलेशन करना भी थोड़ा कठिन है, इतना कम। तो इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं? अनंत सूक्ष्म परिवर्तन लिखते हैं। और किसमें? x एक राशि थी उसमें। ठीक इसी प्रकार से मान लो कोई y हो और उसकी इनिशियल वैल्यू मान लो ऐसे ही करके कुछ 7 है, और y की जो फाइनल वैल्यू है वो 7.00 करके ऐसे है, मान लो 2 है या कुछ भी है, इस प्रकार से। ठीक है, 0.00 करके 0, इस तरीके से। अब आपसे कोई पूछे इसमें डिफरेंस कितना होगा, तो इसमें डिफरेंस बताने के लिए हम लोग डेल्टा ना लिख करके dy लिखेंगे, और dy होगा कितना? y फाइनल माइनस y इनिशियल, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 0.00 करके ऐसे ऐसे 1 आएगी। और dy को हम लोग बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे बेटा y में क्या बोलेंगे? y में, y एक राशि होगी, तो y में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। y में क्या हुआ? बहुत ही छोटा परिवर्तन हुआ, हम लोग उसकी बात करें। ठीक है, अच्छा ये भी समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें पहले समझते चलते हैं। चलो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं और आप लोग सोचिए। सपोज करिएगा आपके पास ये कोई सड़क है या कोई भी चीज है, अब आपको दिख रहा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है। अभी ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, यानी अभी ये कुछ भी नहीं चला है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेटा x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 0 होगी। x हम लोग मान लेंगे उसकी पोजीशन यानी स्थिति, और इसी बिंदु पर अगर टाइम की बात करेंगे तो अभी हम लोग टाइमर स्टार्ट नहीं किए हैं, तो टाइम भी कितना है? 0। मान लो आपने टाइमर स्टार्ट किया और व्यक्ति चलना शुरू किया, मान लो ये व्यक्ति यहाँ पहुंचता है, टाइम देखता है t बराबर 2 सेकेंड हो रहे थे, और अपनी पोजीशन देखता है तो x बराबर मान लेते हैं कि 6 मीटर था, ठीक है, 6 मीटर, ठीक है। फिर देखता है, थोड़ा आगे चलता है, यहां पहुंचता है, टाइमर देखता है तो t बराबर मान लो 4 सेकेंड था। कितना? 4 सेकेंड था। अपनी पोजीशन देखता है कि है कहां, तो x बराबर मान लो 10 देखता है, कितना? 16 मान लो, 16 सेकेंड। अरे मीटर होगा, इसका पोजीशन है ये, ऐसे देख लिए। बात समझना, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, जब ये कुछ नहीं चला था तो टाइम कितना होता है? 0 सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद देखा कि 6 मीटर चला, 4 सेकेंड के बाद देखा 16 मीटर चला, इस तरीके से वो चल रहा है। अब हम लोग इसमें हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कहां से कहां तक, तो t बराबर 0 से 2 तक पहले आप देखिए कि क्या होता है। तो हम लोग 0 से लेकर 2 तक की बात करेंगे, पहले x में डिफरेंस देखेंगे, इसके पोजीशन में, इसकी स्थिति में कितनी अंतर। तो डेल्टा x फाइनल 6 माइनस x इनिशियल 0 बराबर कितना है? 6 मीटर, ठीक है भैया।
अच्छा, टाइम में डिफरेंस देखें तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम फाइनल 2 माइनस इनिशियल 0 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होगा, तो इसका मतलब समझना सीधा सा कि कितने समय अंतराल में, समय का अंतर ही तो है, तो इस समय अंतराल बोलते हैं इसको, कितने समय अंतराल में कितनी दूरी उसने चली। बात समझ में आ रही है? ये चीज आपको बतानी होगी, यानी उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, कितने समय अंतराल में कितना उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं और बोलेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू था 6 मीटर और डेल्टा टी की वैल्यू है 2 सेकेंड, तो 2 3 6 आएगा कितना, 3 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ये है क्या, तो ये 2 सेकेंड में 6 मीटर का इसका पोजीशन में परिवर्तन हुआ था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो हम लोग बोलेंगे इसको, इस पूरे को हम लोग कहेंगे कि भैया टी के सापेक्ष, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, टी के सापेक्ष एक्स में, समय के सापेक्ष ही तो देख रहे हो, टाइम के सापेक्ष ही तो देख रहे हैं कि एक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो वही चीज हम लोग लिख रहे हैं टी के सापेक्ष एक्स में औसत परिवर्तन की दर, औसत परिवर्तन की दर, इस तरीके से इसको बोलते हैं कि भैया एक्स में तो परिवर्तन हुआ, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि इतने समय में इतना परिवर्तन हुआ, ठीक है, और बटे का मतलब दर हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे, जनरली समझेंगे इस बात को। 2 से 4 सेकेंड के बीच में देखें, अगर हम लोग लिखें कि t बराबर 2 से 4, इस समय अंतराल के बीच देखेंगे कि उसके पोजीशन में कितना डिफरेंस हुआ, कितना अंतर हुआ। तो देखेंगे डेल्टा एक्स लिखेंगे, डेल्टा एक्स बराबर एक्स फाइनल 16 माइनस एक्स इनिशियल 6 इज इक्वल टू 10, क्या था बेटा, मीटर। टाइम में भी देखेंगे तो डेल्टा टी, इसमें डिफरेंस कितना हुआ, फाइनल टाइम 4, इनिशियल 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे डेल्टा एक्स क्या है, तो हम लोग बोल देंगे कि भैया डेल्टा एक्स क्या है, एक्स में परिवर्तन है, एक्स में परिवर्तन है, ठीक है। डेल्टा टी क्या है, फिर बोलेंगे टी में परिवर्तन है, ओके। अब अगर आपसे कोई कहे कि भैया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इसको, पहले तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 मीटर बटे डेल्टा टी की वैल्यू 2 सेकेंड, तो 2 5 जा लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है, तो हम लोग बोल देंगे कि x में परिवर्तन t के सापेक्ष, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं t के सापेक्ष x में औसत परिवर्तन की दर, औसत परिवर्तन की दर, ओके, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, बट जो परिवर्तन हो रहा है ये परिमित परिवर्तन है, इसको आप बड़ी ही आसानी से माप सकते हो, तुलनीय है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर x में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म हुआ होता, अनंत सूक्ष्म हुआ होता, बहुत ही कम परिवर्तन हुआ होता, ऐसे टाइम में भी बहुत ही कम परिवर्तन हुआ होता, तो हम लोग उसको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी नहीं लिखते क्या, dx क्या होता है बेटा, तो x में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, ये। अच्छा, टाइम में भी बहुत कम परिवर्तन होता, तो लिखते t में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, और इसको लिखा जाता है जब dx बाई dt, तो हम लोग बोलते क्या, इसको बोलते t के सापेक्ष x में तात्क्षणिक,
क्या बोलते हैं इसको, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक या फिर तात्कालिक, तात्कालिक। ध्यान देना, t के सापेक्ष x में तात्क्षणिक या फिर तात्कालिक परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अब इस बात को समझिए, तात्क्षणिक या तात्कालिक का मतलब होता है किसी क्षण विशेष पे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, किसी क्षण विशेष पे हम लोग देखेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स में कितना परिवर्तन हुआ, ये चीज हो गया। क्षण विशेष का मतलब ये है कि dt जो लिखा है यानी टाइम में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, बहुत ही कम, अनंत अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, तो उतने समय अंतराल में, अब वो समय अंतराल क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, इतना कम परिवर्तन हुआ है। जैसे बात हो रही हो कि भैया 10 सेकंड है और 10.000000000 एक सेकेंड, ये T1 था और ये T2 है। मीन्स ये प्रारंभिक समय था 10 सेकेंड और अंतिम समय है 10 दशमलव इस तरीके से, ऐसे डाट 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 00 जाएगा 01 सेकेंड, इस तरीके से। तो इतना कम परिवर्तन हुआ समय अंतराल, तो उतने समय अंतराल में उसकी स्थिति में बहुत कम परिवर्तन हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? तो लगभग ये है क्या, ये पॉइंट ऑफ टाइम ही हो गया, 10 सेकंड पर ही पूछ रहा है। बात समझ में आ रही? तो उतने कम समय अंतराल में एक्स में कितना परिवर्तन हुआ ये हम निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं तात्कालिक परिवर्तन की दर। और इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं, इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं कि भैया टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष एक्स का अवकलन, क्या बोल दिए, एक्स का अवकलन। यही तो है आपका, मीन्स अवकलन का मतलब आपको समझ में आया कि भैया इसमें दो राशियां होंगी, किसी एक राशि के रिस्पेक्ट में दूसरे में हम लोग परिवर्तन देखेंगे। बात समझ में आ रही है? दो राशियां होंगी आपके पास और हम लोग क्या करेंगे, किसी एक राशि के रिस्पेक्ट में दूसरे राशि में हम लोग परिवर्तन देखेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, अवकलन बोलेंगे। बात समझ में आई? तो टी के सापेक्ष एक्स का अवकलन इसी को बोलते हैं। और इसका मतलब हुआ क्या, टी के सापेक्ष एक्स में तात्कालिक परिवर्तन की दर। कई बार इसी चीज को बोल दिया जाता है टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष एक्स का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, ये चीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अवकल गुणांक, कंसेप्ट क्लियर है? तो t के सापेक्ष x का अवकल गुणांक बोलो, या फिर t के सापेक्ष x का अवकलन बोलो, या फिर t के सापेक्ष x में तात्कालिक या फिर तात्क्षणिक परिवर्तन की दर बोलो, होगा क्या, dx/dt। ध्यान ये रहे, जो ऊपर लिखा है उसका अवकलन होता है, जो नीचे लिखा है राशि t उसके सापेक्ष हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर है? ये चीज मुझे लगता है आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। पहले आपने क्या सीखा, पहले आपने ऐसे नॉर्मल डिफरेंस देख लिया, इसको डेल्टा लगा के हम लोग शो कर देते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, अनंत सूक्ष्म डिफरेंस देखा कि बहुत ही कम डिफरेंस हो तो उसको किससे लिखेंगे, तो डेल्टा ना लगा करके डी लिखते हैं। बात समझ में आई? ओके। अब अगर सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, मान लो हम लोग परिमित है उसको माप सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा टी, तो इनके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनके अनुपात को हम लोग बोलते हैं टी के सापेक्ष एक्स में औसत परिवर्तन की दर, टी के सापेक्ष एक्स में औसत परिवर्तन की दर, ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस इस टाइप का कुछ हो, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो, तब तो हम ऐसे लिखेंगे dx और dt। x को क्या dx को क्या बोलेंगे, x में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, dt को क्या बोलेंगे, t में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। अगर ऐसे लिख दिया जाए dx/dt, तो इसको हम बोलेंगे t के सापेक्ष x में तात्क्षणिक या तात्कालिक परिवर्तन की दर, और इसी को बोलते हैं भैया t के सापेक्ष x का अवकलन या t के सापेक्ष x का अवकल गुणांक। तो अब हम लोग फाइनली अवकलन पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन की, मीन्स अवकलन की। तो आप लोग हेडिंग कर लेंगे डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन। चलो हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन की, देखेंगे कि अवकलन होता क्या है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फलन दिया है ऐसे y इज इक्वल टू fx। बात समझ में, y इज इक्वल टू fx मीन्स y क्या है, x का फंक्शन है, फलन है। देन अगर ऐसे दिया है इफ
y इज इक्वल टू एफ एक्स। देन तब कहीं पे लिखा हो कि भैया डी वाई बाई डी एक्स, ओके, ऐसे लिखा हो, या फिर कहीं पे लिख दिया गया हो वाई डैश, ठीक है, या फिर वाई वन लिख दिया गया है, या फिर एफ डैश एक्स लिख दिया गया है। इस तरीके से चाहे लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स, या फिर वाई डैश, या फिर वाई वन, या फिर एफ डैश एक्स, तो इन सभी को हम लोग बोलते क्या हैं? इन सभी को हम लोग बोलते हैं, बोल देंगे y का x के सापेक्ष अवकलन। बात समझ में आई? y का x के सापेक्ष अवकलन, या फिर इसी को बोलते हैं y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। आप लोग ये लिख लेंगे, अवकल गुणांक। बात समझ में आई? y का x के सापेक्ष अवकलन या फिर y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का अवकलन x के सापेक्ष। बात समझ में? तो आप इतनी चीजें लिखिए कि अगर कहीं y बराबर fx दिया हो इस टाइप से, तो dy बाई dx मीन्स x के सापेक्ष y का अवकलन। y डैश लिखा है तब भी उसका अवकलन मानेंगे, y1 लिख दिया गया तब भी उसका अवकलन मानेंगे, f डैश ऑफ x लिख दिया गया तब भी उसका हम लोग अवकलन मानेंगे। बात समझ में? इतनी बात लिखिए, फिर हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, एक आध एग्जाम्पल लेके। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान देंगे। ये यहां पर हम लोग देखेंगे, कोई आपसे बोले कि भैया y का, या आप सीधी सी बात याद रखिए, y का x के सापेक्ष अवकलन। आपसे कोई बोल दिया y का x के सापेक्ष अवकलन, क्या होगा? तो हम लोग बोल देंगे भैया d अपॉन dx और इंटू y, इस तरीके से। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx, y का, ठीक है, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो dy बाई dx। बात समझ में? y का x के सापेक्ष अवकलन तो dy बाई dx, या d बाई dx इंटू y, इस तरीके से। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि भैया थीटा का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे d थीटा बाई dt। समझ में आ रहा होगा? थीटा का हो रहा है तो d थीटा ऊपर है, t के सापेक्ष हो रहा है तो dt नीचे। ऐसे अगर कोई बोल रहा है कि भैया z का t के सापेक्ष अवकलन करो, तो हम लोग बोलेंगे dz बाई dt, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई बोले x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, तो हम लोग बोलेंगे dx बाई d थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अवकलन कैसे करना है, उसका संकेत कैसे लिखना है, तो इस तरीके से लिखना है। बात समझ में आ गई? आप इतनी पॉइंट नोट करिए। तो आपने सीखा क्या क्या, हम लोग एक बार देख लेते हैं। आपने देखा, 1 मिनट, ठीक है, ये आपने देख लिया। फिर ये आपने देख लिया आनंद सूक्ष्म अंतर, फिर आपने परिवर्तन देख लिया, फिर आपने ये समझा, और उसके बाद हम लोग अवकलन का सिंबल संकेत समझ लिए कि कैसे लिखना है, फिर हमने एक दो एग्जाम्पल देख लिया। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि अवकलन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मीन्स अवकलन का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ।
अवकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, अवकलन जो हम लोग करते हैं इसका ज्योमेट्री में क्या मीनिंग होता है उसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। देखिए ये और ये, चलो हम सपोज करेंगे कि ये आपका मूल बिंदु है O, मूल बिंदु हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। एक हम लोग कर्व ले लेंगे, क्या करेंगे, एक वक्र ले लेंगे, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ले लिए। इस पे आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी क्या करिए 2 पॉइंट ले लीजिए। हम लोग यहाँ पे एक ले लिए सपोज करिए और दूसरा यहाँ पे, मैं थोड़ा दूर दूर ले रहा हूं, आपको समझना है कि ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही नजदीक है। क्या है, थोड़ा सा नजदीक लेंगे यहाँ पे, ये दोनों ही पॉइंट क्या है, बहुत ही पास पास है। आप लोग समझिएगा कि एकदम पास पास, ठीक है, ओके। एक पॉइंट को नाम ए दे दीजिए, दूसरे को बी दे दीजिए, अभी हम लोग लिख देंगे और हम सपोज करेंगे हम लोग इनकी स्थिति लिखने का प्रयास करेंगे। तो स्थिति के लिए पहले देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ है, ओके, तो यहाँ कहीं होंगे, ये, ठीक है। ऐसे इसका भी देखेंगे एक्स एक्सिस पे कहाँ है, तो ये यहाँ पे। ऐसे यहाँ देखेंगे वाई एक्सिस पे। मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा अभी एक एक करके, और ये वाई एक्सिस पे यहाँ। चलो ठीक है, हम ये सपोज करेंगे बेटा कि यहां से यानी मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी एक्स आई है, यानी एक्स अक्ष पे है, तो ऐसा हम मान लेंगे कि ये प्रारंभिक दूरी हो गई और इस बिंदु तक की दूरी यहां से हम लोग मान लेंगे एक्स फाइनल यानी एक्स एफ है। बात को समझिएगा, हमने यहां तक की दूरी मानी एक्स आई और यहां तक की दूरी मानी एक्स एफ। ऐसे यहाँ वाई एक्सिस पे हम लोग मान रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे मान लेंगे यहां से यहां तक की दूरी उसकी वाई आई है। वाई आई का मतलब वाई इनिशियल, प्रारंभिक दूरी हो गई वाई एक्सिस पे, और अंतिम दूरी हम लोग मान लेंगे ये वाई एफ, वाई फाइनल, यहां से यहां तक। बात समझ में आ रही है? ये यहां तक, ठीक है, ये दूरी हो गई। बात समझ में आ गई। एक चीज बताओ मुझे कि भैया यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो। अब आप चाहो तो इन बिंदु के निर्देशांक भी लिख सकते हो। कैसे? तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ये बिंदु ए है तो इस बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐसे ए। हम लोग क्या लिखते हैं, पहले भुज कामा कोट लिखते हैं, मीन्स एक्स अक्ष पे चली गई दूरी। तो ये बिंदु यहाँ पे है, ये एक्स अक्ष पे कितना चला है एक्स आई, यानी इसका निर्देशांक होगा एक्स आई, कॉमा वाई अक्ष पे चली गई दूरी, तो ये बिंदु वाई अक्ष पे कितना चला, इतना, यहां देखेंगे ये वाई आई, तो कॉमा वाई आई, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसे ही ये बिंदु बी है, अगर ये बिंदु क्या है बेटा, तो बोलेंगे बी, तो इस बिंदु बी का निर्देशांक कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, तो एक्स अक्ष पर कितना दूरी चला है एक्स एफ फाइनल, अच्छा, माइनस वाई एक्स पे कितना चला, तो वाई एक्स पे इतना चला, कितना वाई एफ, वाई एफ, ये हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। तो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता चल गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दूरी कितनी होगी, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि भैया पूरी दूरी एक्स एफ है
और इतनी दूरी एक्स आई है, तो पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटाएंगे तो इतनी दूरी मिल जाएगी। तो पूरी दूरी कितनी है, एक्स एफ माइनस एक्स आई। ध्यान देना, मैं यही बगल में लिख दे रहा हूँ, एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब मैंने कहा था चूंकि ये बिंदु इस बिंदु के यानी बिंदु बी बिंदु ए के बहुत ही समीप, यानी कि ये दूरी बहुत ही कम होगी, ये दूरी जो है वो बहुत ही कम होगी, यानी अनंत सूक्ष्म अंतर होगा इन बिंदुओं के बीच का। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं dx की नहीं लिख सकते, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये दूरी हुई क्या, तो dx। यहां पर हम लोग अभी लिख दे रहे हैं तुरंत। कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे dx। अगर दिख जाएगा तो ठीक है, dx लिख दिए, ये dx हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां की बात करें अगर हम लोग कि ये वाली दूरी कितना होगी, ध्यान देना थोड़ा, ये दूरी कितनी होगी, तो पता है पूरी दूरी वाई एफ, पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटाएंगे तो इतनी दूरी मिल जाएगी। पूरी दूरी क्या है, वाई एफ, में से घटाना क्या है, वाई, तो वाई एफ माइनस वाई आई, इसको घटाएंगे। तो भैया ये बिंदु जब इसके बहुत समीप होगा तो ये डिस्टेंस भी बहुत कम होगा, और बहुत कम डिस्टेंस है तो उसको हम dy लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dy। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। तो वाई एफ माइनस वाई आई तो dy के बराबर है, जो कि इसी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, कितना, dy। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे क्या, d और y। ये बात समझ में आई। अब अगर हम बात करें ठीक से देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भैया ये दूरी कितनी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दूरी कितनी है, dx। कितनी है, तो dx है। अच्छा, अभी मैं लिख दे रहा हूं, और ये दूरी, तो ये दूरी आपकी dy है। इस बिंदु को भी कुछ नाम दे दीजिए, इस बिंदु को भी कुछ आप मान लीजिए कि C है। क्या है ये बिंदु, तो C है। आप देखेंगे इसमें कि एक ट्रायंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्पर्शी खींच देंगे, और वो इस कलर का ले लीजिए, ये ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। वास्तव में ये दोनों बिंदु इतने पास हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं से होकर ऐसे गुजर रही है। बात समझ में आ रही है। तो ये रेखा क्या हुई, स्पर्शी हो गई। क्या हुई, तो ये हुई स्पर्शी, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। ओके, यहां तक बात समझ में आई। अगर मैं मानूं कि ये स्पर्श रेखा इस एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। कितना बना रही है, थीटा कोण बना रही है। ये तो बात सही है। अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो ये भी कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा, और ये भी कोण ऐसे थीटा होगा। बात समझ में आ रही है। ये सारे कोण क्या होंगे, थीटा होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है। ओके, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण थीटा है तो ध्यान देंगे ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं और समझाने के बाद फिर छोटा कर दूंगा, ठीक है। चलो ध्यान देना। चलो, अब आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। मैं इसको ठीक से कर दूं थोड़ा सा। ये और ये बिंदु क्या था, सी था। और ये कोण कितना बना रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा।
कैसे? क्योंकि ये वाली लाइन क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रही है, तो यही लाइन तो यहाँ भी है, तो ये भी क्षैतिज के साथ क्या करेगी? थीटा कोण बनाएगी। बात समझ में आई? ओके। और ये कोण तो आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री का है, तो कुल मिला के यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और वो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होगा। अब मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको छोटा कर दूं, बगल में दूसरा त्रिभुज बना दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ कि अगर आप इसको देखेंगे, लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है, लिखेंगे तो ट्रायंगल देखिएगा, ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये इसका नाम भी आपको साफ साफ लिख दे रहा हूं, ये ए है, ओके, ये सी है, ठीक है, और ये बी है, ओके। और ये कोण कितना था? तो थीटा था, और ये कोण कितना है? तो 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं बीसी की, बीसी कितना होगा? तो बीसी देखो, ये बीसी है, बीसी के सामने वाई एक्सिस पे देखो डी वाई, मीन्स हियर यहाँ पे जो बीसी की वैल्यू होगी वो डी वाई होगी, ठीक है, ये डी वाई हो गया। अगर मैं बात करूं एसी, यहाँ पे ए पॉइंट है और एसी पॉइंट, एसी किसके बराबर है? तो डी एक्स के, तो एसी किसके बराबर है? तो भैया डी एक्स के ये बराबर होगा। अब इस त्रिभुज में अगर मैं tan थीटा लगाऊं, इस त्रिभुज में अगर मैं tan थीटा लगाऊं, ध्यान देना, लिखेंगे बेटा यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन से त्रिभुज में? तो ए सी बी, चाहे यहाँ देखो ए सी बी, ये समकोण त्रिभुज ए सी बी, इसमें हम लोग लगाएंगे tan थीटा। क्या लगाएंगे? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, क्या पढ़े हो भैया? लाल बटे कक्का, ओके। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा, और ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ये याद रखने का ट्रिक मैंने बताया था। तो tan थीटा देखिए क्या है? लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा, यहां से थीटा के सामने की भुजा लंब, ओके, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो जो बचा वो आधार। तो हम लोग बोल सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे का मतलब बीसी बटे आधार का मतलब एसी, तो tan थीटा बराबर होगा क्या बेटा? बीसी बटे एसी, ओके। बीसी की वैल्यू कितनी है? डी वाई, 1 मिनट, हाँ, बीसी की वैल्यू कितनी बेटा? तो हम बोलेंगे बीसी की वैल्यू है डी वाई, यहाँ पे लिख देंगे डी वाई बटे एसी की वैल्यू, तो एसी की वैल्यू डी एक्स। अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं, और उसका मतलब क्या होता है? तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन, तो यही तो है अवकलन, ठीक है। अगर ये अवकलन है तो ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ ज्योमेट्री में? tan थीटा हुआ। tan थीटा होता क्या है? अगर थीटा उस रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण है, तो हम लोग tan थीटा को बोलते हैं बेटा उस रेखा की प्रवणता, और उसको m से लिखते हैं, मैंने ग्राफ में आपको समझाया है। इसका मतलब हुआ, अर्थात कहीं लिखा है dy बाई dx, तो इसका मतलब है भैया tan थीटा, ज्योमेट्री में इसका मतलब क्या है? tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है उस रेखा की प्रवणता m को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन या फिर ग्रेडियंट ऑफ लाइन, यानी रेखा की ढाल या फिर रेखा की प्रवणता। ये हो गया बेटा। तो भैया जो आप लोग अवकलन करते हो उसका ज्योमेट्री में मीनिंग होता है स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि उस रेखा की ढाल जो उन बिंदुओं से होकर गुजर रही है। बात समझ में आ रही? ये चीज हो जाएगा। अच्छा, इनकी प्रवणता आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। क्या? हम लोग जानते हैं जब रेखा पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, तो यहां से देखो ये है क्या? ये dx या फिर dy किसके बराबर? यहीं से आप लिख सकते हो। इसमें मैं इसको थोड़ा और एडजस्ट करना चाहूँ तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। 1 मिनट, ओके। और उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले तो इसको मिटा दें, ठीक है।
मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। चलो बात को समझते हैं कि इसको बराबर लिख सकते हैं। डी वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, तो भैया बोलेंगे डी वाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं वाई एफ माइनस वाई आई, यानी वाई की फाइनल वैल्यू माइनस वाई की इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। इसको वाई टू माइनस वाई वन भी लिख सकते हो, बट डी एक्स की जगह बोलेंगे एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो एक्स एफ यानी फाइनल वैल्यू माइनस एक्स इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। इसको आप एक्स टू माइनस एक्स वन भी लिख सकते हो। और ये आप सरल रेखा में पढ़ते हो कि अगर कोई रेखा दो बिंदु से होकर जा रही है तो उसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो बोलते हो आप वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन आप यहाँ से भी देख सकते हो। और अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये tan थीटा के बराबर है, स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो आपने अवकलन का ज्यामितीय अर्थ भी समझ लिया कि ये होता है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है अवकलन का मतलब आप समझ गए हो। अगर आप मतलब समझ सकते हो या समझ गए हो तो हम लोग अब कैलकुलेशन के लिए तैयार हैं। और कैलकुलेशन के लिए चाहिए कि अब आपको फार्मूला चाहिए। चलो अब उसकी बात करते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को यहीं से ज्यादा समझना है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल यहीं से बनेंगे। बात समझ में आ रही? तो यहां से ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए जो समझ में ना आए। चलो देखते हैं, एक एक फार्मूला हम लोग लिखते चलेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। मैं सारी चीज समझाता चलूंगा, आप धैर्य रखिए। फिर सी क्या है, तो सी होगा बेटा कांस्टेंट। मीन्स सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत, कोई नियत वैल्यू है। जैसे 5, आपसे कोई पूछे 5 में परिवर्तन, तो हम बताएंगे कुछ नहीं, इसका मतलब 0। ये आप क्या लिखा है, डी सी बाई डी एक्स, यही तो लिखा है। और सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का आप कैसे निकालोगे, जैसे कह दिया जाए कि भैया एक्स आई बराबर कितना दिया था 5, फिर कह दिया जाए एक्स फाइनल 5, बोलेंगे डिफरेंस निकालना है डी एक्स बराबर, तो हम बोलेंगे एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ माइनस एक्स आई और बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0। तो कांस्टेंट का मतलब ये समझिए कि जितना वैल्यू उसकी पहले थी उतना ही वैल्यू अब भी है, यानी इसकी वैल्यू आगे भी यही रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। तो कांस्टेंट का मतलब नियत, यानी अपरिवर्तनशील, उसकी वैल्यू परिवर्तनशील नहीं है। तब जब हम उसका अवकलन करते हैं तो हमको 0 मिलता है, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो वही चीज मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स इंटू सी इज इक्वल टू 0, जहां सी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का आप जब एक्स के सापेक्ष अवकलन या किसी भी चीज के साथ अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0। यहां तक बात समझ में आई? बोलेंगे बिल्कुल। तो दूसरा देखिए, डी बाई डी एक्स इंटू कांस्टेंट के साथ अगर कोई फलन भी है सी वाई, तो हम लोग करते क्या है बेटा, कांस्टेंट को तो बाहर कर लेंगे, इसका अवकलन नहीं कर सकते, लेकिन y का u का तो हम लोग x के सापेक्ष कर सकते हैं। तो u का x के सापेक्ष लिखेंगे तो du बाई डी एक्स, यानी इस फलन का u का x के सापेक्ष अवकलन हम लोग कर देंगे। बात समझ में? अभी मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इस पर हम लोग अभी आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, एग्जाम्पल भी समझेंगे, तो आपको अवकलन पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए आप लिखते चलिए इसको और समझते चलिए। चलो अगला फार्मूला देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन, इस तरीके से कहीं लिखा हो, एक्स की घात के रूप में और एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फार्मूला कहीं पे लिखा हो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, यानी उसी फलन का उसी के सापेक्ष अवकलन करना हो तो हम बोल देंगे 1 होता है। और ये चीज आप इसी फार्मूले से लगा सकते हो। जैसे आप समझना, कहीं पे लिखा है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, इसी पे लगा देते हैं। इसकी पावर कितनी है, बोलेंगे 1, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो होता क्या है, इसकी घात पहले लिखते हैं, तो इसकी घात है कि 1 पहले लिख दो इंटू, फिर उसके घात में से 1 घटा के लिख देते हैं, तो इसकी घात कितनी, 1, इसमें से 1 घटा के लिख दो, हो गया, इंटू एक्स टू दी पावर 1 में से 1 जाएगा 0। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इसीलिए बोला जाता है उसी फलन का उसी के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 होगा बेटा।
इस तरीके से। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं और क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो x का x के सापेक्ष अवकलन है, कहीं पे लिखा हो डी बाई डी एक्स इंटू ई टू दी पावर x। तो भैया इसका जो है चाहे अवकलन हो और चाहे समाकलन हो, ये बहुत ही बेशरम फलन है, इसकी वैल्यू वही रहेगी। तो e टू दी पावर x ही होने वाली है। इसका आप याद रखिएगा, चाहे अवकलन होगा चाहे समाकलन होगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी। ये चीज आप समझ ले, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो आगे देखते हैं, कहीं पे लिखा हो डी बाई डी एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स, इस टाइप से। तो हम बोलेंगे भैया ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए बेस सी। ध्यान रखेंगे e टू दी पावर x है तो वही होगा, लेकिन a टू दी पावर x है तो a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a, जो यहाँ पे था वही लॉग ऑफ a, और बेस क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, जब हम लॉगरिथम फंक्शन को क्या करते हैं, हर में या अंश में ले जाते हैं। अगर हर अंश में है, हर में ले जाएंगे तो उसका बेस और ये बदल जाएगा वैल्यू, ठीक है। अगर हर में अंश में ले जाते हो तो भी बदल जाएगा। यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भैया यही बराबर होता है a टू दी पावर x अपान, जब इसको नीचे लाएंगे तो log ऑफ e और बेस a, इस तरीके से लिखा हुआ आपको कहीं मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं होगी, बात एक ही, ठीक है। ये आप ऐसे नोट कर लेंगे। चलो भैया नोट कर लिए यहां तक। चलो और देखते हैं, 2-3 और लिखेंगे इसमें, यहीं पे लिख लो। क्योंकि बहुत ज्यादा जगह नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है। इसी पेज में लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस ई इज इक्वल टू, तो हम बोल देंगे भैया इसका अवकलन जो होगा वो 1/x हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भैया डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस ए है, इसका अवकलन क्या होगा, तो हम लोग बोल देंगे भैया होगा तो 1/x इंटू लॉग ऑफ ए बेस ई। लेकिन अगर हम log ऑफ ए बेस ई को हर में ले जाए, अंश में ले जाएं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x इंटू लॉग ऑफ ई और बेस ए। ये दोनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इतने फार्मूले होंगे इसके। और देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले लिख लेते हैं, त्रिकोणमितीय फलन के। तो देखिए, सबसे पहले आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा, इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा प्रॉपर कि साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, c इंटू यू का x के सापेक्ष अवकलन, x टू दी पावर n का x के सापेक्ष अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन, e टू दी पावर x का x के सापेक्ष अवकलन। अब आप सिंबल देख के समझ जाना, ठीक है, ये है। तो ऐसे लिखेंगे, और d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स का क्या होगा, उसके बाद d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, फिर tan एक्स का। और आपसे कोई कहता है कि भैया d बाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स का कितना होगा, सारे हम लोग फार्मूले लिखेंगे। d बाई डी एक्स सेक एक्स का कितना होगा, और अगर आपसे कोई कहता है कि d बाई डी एक्स इंटू कोसेक एक्स का कितना होगा, तो आप सारी लिखते चलिए। मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ इसमें याद रखने के लिए। घबराना नहीं कि इतने ज्यादा फार्मूले हैं, कैसे हम लोग का तैयार होगा, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इसमें से कुछ फार्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा अभी, वो याद रखना है आपको, ठीक है, कम से कम उतना याद रखना है। देखिए, साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो बेटा होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो होता है वो माइनस साइन एक्स, ठीक है। tan एक्स का तो बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का तो बोलेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का तो बोलेंगे सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अगर आपसे कोई बोले कोसेक एक्स का तो बोलेंगे माइनस
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इस तरीके से इनके अवकलन। इसमें एक चीज ढूंढिए, आपको कोई चीज कॉमन दिखेगी, याद रखने के लिए ट्रिक वहीं से आपको मिलेगा। आप देखिए और ढूंढिए कि क्या चीज कॉमन हो सकता है। तो बोलेंगे सर जी हमको LHS में देखिए जहां जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन C से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो कॉसेक हो, इन सब का जो अवकलन प्राप्त हुआ वो माइनस में, इसका भी माइनस में, इसका भी माइनस में, बाकी सब प्लस है। तो सबसे ज्यादा आपको दिक्कत कहाँ होती है, माइनस में था कि प्लस में था। तो आप ट्रिक याद रखना कि हम लोग अवकलन में जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन C से स्टार्ट होता है तो उसका अवकल गुणांक यानी कि अवकलन का जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव में ही होगा, इतना आपको याद रखना है। देखिए C से स्टार्ट था माइनस, C से स्टार्ट था माइनस, C से स्टार्ट था माइनस, बाकी सब में देखो प्लस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलेंगे जी गुरुजी आ गई। आगे चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। ध्यान देंगे, अगर आपसे कोई कहता है कि भैया अभी तक तो आपने सारे अवकलन कर दिए, अब आप बताइए आपके सामने कहीं दो फलन ऐसे लिखे हो u प्लस बी, अब आप इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे कुछ नहीं जी, जैसे हम लोग सिग्मा लगा देते थे समेशन, वैसे हम लोग डी बाई डी एक्स भी क्या करेंगे, दोनों पे वितरित कर देंगे। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं यू का भी अवकलन और प्लस बी का भी अवकलन, यानी कि डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी बी बाई डी एक्स। अच्छा यहां तक ठीक था। अगर मान लो ये माइनस में होता यानी अंतर होता तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस होता, यानी जब प्लस होगा तो प्लस, जब माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा योग और अंतर का समझ में आ गया। मान लीजिए कहीं पे इन दोनों का गुणनफल दिया है u इंटू वी, अब आपको अवकलन करना है, तो अब आप अवकलन कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे कि भैया पहले पहला फलन ले लीजिए इंटू दूसरे का अवकलन करा दो, यानी b का x के सापेक्ष अवकलन, तो बोलेंगे डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस लगा देना, फिर दूसरा फलन ले लेना, दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन यानी डी यू बाई डी एक्स। तो याद कैसे रखना है, पहला फलन ये इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ठीक है, अगर गुणनफल के रूप में है तो ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि भैया डी बाई डी एक्स इंटू यू बाई वी, अब बताओ दो भागफल के रूप में दो फलन दिए हैं, इनका अवकलन हम कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे ठीक है यार, आप लिखिए, क्या लिखेंगे, हर गुणे अंश का अवकलन मीन्स डी यू बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए डी एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो हर गुणे अंश का अवकलन, फिर करेंगे माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश यू इंटू हर क्या है बी, तो डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, क्या हो गया? नहीं, बोलेंगे होल अपॉन, पूरे का बटा लगाएंगे, हर को पकड़ के स्क्वायर भी कर दो इसका, तो लिखेंगे अपॉन वी स्क्वायर, ये हो गया आपका, इतना हो गया अवकलन। तो अब आप इस बात को समझिए कि अगर कहीं अचर पद दिया है तो उसका अवकलन 0, अगर अचर के पद के साथ कोई फंक्शन भी दिया है तो अचर पद को हम लोग क्या करेंगे, यानी कांस्टेंट को बाहर करेंगे और उस फंक्शन का अवकलन करेंगे। x टू द पावर n है तो n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 कर देंगे, x का x के सापेक्ष 1 होगा, e टू द पावर x का तो बहुत बेशरम फलन है, इसको आप याद रखिएगा, इसका वही अवकलन है। अच्छा मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दूं तो आप इतना जानिए, ये तो आपको बार बार लगेगा, तो ये तो आप रट लेना कि अचर का अवकलन 0 होता है, मैंने समझा दे दिया। इस टाइप का भी यूज करना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट ईयर वाले इसको सबसे ज्यादा यूज करेंगे, सेकेंड ईयर वाले भी यूज करेंगे, ये तो आप जान ही जाओगे अगर ये जानते हो, तो ऐसे ही याद कर लेना। e टू द पावर x फिजिक्स में आपको बहुत ही कम मिलने वाला है, e टू द पावर x भी। लॉगरिथम का जो फंक्शन है ये आपको केमिस्ट्री में मिलेगा भैया, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, बाकी बेस ए का तो मिलने वाला नहीं है आपको, ज्यादातर साइन एक्स का, कम से कम साइन एक्स और कॉस एक्स का, इन दोनों का याद रखिएगा, इन दोनों का आपको मिलेगा। ठीक है, और ये योगफल वाला याद रखिएगा, इन दोनों का आप लोग अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, 1 मिनट। आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि लॉगरिथम फंक्शन, इन सब में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार आप देखते हो
कि आपके केमिस्ट्री में डेरिवेशन हो रहा है, फिजिक्स में कहीं लिखा है ln x, कहीं लिखा है log ऑफ x बेस c, कहीं लिखा है भैया log ऑफ x बेस 10। इन सब का मतलब क्या है? क्या सब अलग अलग हैं कि एक ही है? तो हम लोग बोलेंगे अगर इसको जानना है तो थोड़ा सा धैर्य और रखो, थोड़ा आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है। तो उसके लिए मैंने लॉगरिथम का आपको हेडिंग ही डलवा दिया है, आप हेडिंग कर लीजिए और लिख लीजिए लघुगणक। इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम लघुगणक आप हेडिंग करिए और समझते हैं कि क्या चीज है ये। तो इसमें से बेसिक फार्मूले समझेंगे और इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, जितने महत्वपूर्ण फार्मूले मैं आपको सारे बता दे रहा हूं। इसमें आप याद रखिएगा कहीं लिखा हो log ऑफ a बेस c इज इक्वल टू b, ठीक है। तो इसको हम घातांक रूप में ऐसे लिख सकते हैं, इफ यदि इस तरीके से दिया हो तो बोलेंगे देन, तब हम इसको लिख सकते हैं a बराबर e टू दी पावर b। ये ऐसे याद रखेंगे, a बराबर e टू दी पावर b। कैसे? a बराबर करेंगे, जो e यहाँ बेस में है वो वहां चला जाता है और जो b लिखा है वो e की पावर में आ जाता है, ठीक है। तो a बराबर e टू दी पावर b, दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो फिर यही चीज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ गुरुजी आ गई। आगे चलते हैं, कहीं पे इस तरीके से लिखा हो log ऑफ a बेस b, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, ऐसे लिख सकते हैं। यानी आप दोनों का बेस भी चेंज कर सकते हो। अंश और हर में अगर हम दोनों में भाग करा दें log ऑफ e से तो log ऑफ a बेस ही हो जाएगा, इसका भी log ऑफ b बेस ही हो जाएगा। अगर इसको और बढ़िया से समझना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बराबर 1 अपॉन log ऑफ b, ठीक है। और जो log ऑफ a था यहाँ गुणे में, उसको नीचे ले आओ, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं बटे log ऑफ a, ठीक है। अब कहीं अगर लिखा है log ऑफ a बटे log ऑफ b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ a बेस b, जो हर में था वो बेस में हो गया, तो यहां भी तो ये लागू होता है ऐसे 1 अपॉन log ऑफ b और बेस a। तो यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर कोई ऐसे लॉगरिथम फंक्शन लिखा है और उसको अगर हम अंश से हर में लाएंगे तो उसका बेस और वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ पे log ऑफ a बेस b था और इसको हर में लाए तो log ऑफ b बेस a हो गया। बात समझ में कैसे हुआ वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये याद रखना, एक तो ये और दूसरा ये। तीसरा देखिए क्या कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे अगर सर कहीं लिखा हो log ऑफ a बेस a, यानी कि उसकी वैल्यू और बेस दोनों बराबर हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये याद रखना, ठीक है, याद रखेंगे। और मैं अगर आपको समझाऊं, कहीं पे इस टाइप से लिखा हो भैया log 1 तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0। अब यहाँ पे बेस चाहे e होगा चाहे बेस 10 होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। बात समझ में आ रही है? log e और log बेस e और बेस 10 क्या होता है अभी मैं लास्ट में समझा दे रहा हूँ कि ये क्या है, ठीक है। चलो हाँ, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा सकता हूँ इसमें जो भी आप लिखे हो। ये यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे भी जैसे log ऑफ a बेस ही था, इसको आप हर में लाए तो इसकी वैल्यू और बेस चेंज हो गई, log ऑफ ही बेस ही हो गया। ऐसे यहाँ पे log ऑफ a बेस ही था हर में, इसको आप अंश में लाए तो log ऑफ ही बेस ही हो गया, इसका भी बेस और वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से चेंज होता था। कॉन्सेप्ट क्लियर? और यहाँ याद रखना, चाहे यहाँ पे बेस e है या फिर बेस 10 है, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो ये 4 फार्मूले हो गए। अब आप देखिए मेन फार्मूले ऐसे याद रखेंगे, कहीं पे लिखा हो log ऑफ m इंटू n, ठीक है। बेस ही हिडन होगा, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे भैया log m प्लस log n, इस तरीके से, ओके। अगर कहीं पे लिखा हो log m बाई n, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे भैया log
m माइनस लॉग n, इस तरीके से लिख सकते हो। अगर कहीं पे लिखा हो लॉग m टू द पावर n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो बोलेंगे भैया n log m। बस ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये 3 फार्मूले आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा काम लगेंगे, वैसे केमिस्ट्री में कहीं कहीं काम लगेंगे या फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज होंगे, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप समझिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं लिखा रहता है एल एन। क्या लिखा रहता है बेटा? एल एन। ये क्या है? तो एल एन एक्स लिखा है इस तरीके से। इसका मतलब होता है बेटा लॉग ऑफ एक्स बेस ई, और इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। ये होता है प्राकृतिक लघुगणक, लेकिन इसको जब बेस 10 में चेंज करना होता है तो एक गुणांक है उससे हम गुणा कराते हैं। ये बराबर 2.303 इंटू लॉग ऑफ एक्स था तो एक्स बेस 10, ये हो गया। बात समझ में? जहां ई क्या है, जो ई लिखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे भैया जो ई है इसको हम लोग बोलते हैं यूलर नंबर्स, यूलर्स नंबर, ठीक है। कहीं कहीं आइलर भी लिखा होता है, आइलर संख्या, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा इसको बोलते तो हैं, तो इसकी कुछ वैल्यू होती है जी? बिल्कुल होती है। अगर इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 2.718 करके होता है। ध्यान रहे ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखी है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी लगभग वैल्यू है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसको आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बार यूज करना होगा। आप जैसे रासायनिक बलगति वगैरह पढ़ोगे तो वहां भी आपको काम लगेगा, ठीक है। जो आप शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया, वहां पे आप फार्मूला डिराइव करते हो। बात समझ में आई? तो मुझे लगता है आपको लघुगणक वाले फलन भी समझ में आ गए। आपको ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इतने फार्मूले आपको कम से कम लिखने, इसके और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन इतने फार्मूले में आपका काम हो जाएगा। जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो फार्मूला कम से कम जरूर आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आई? ओके। और आप लिखने का तरीका समझिए। हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो बोल दिए स्लोप ऑफ लाइन होता है, यानी कि कुल मिला के रेखा की ढाल होता है। यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख लो, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है रेखा की ढाल। समझ में आया? तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और यहीं से हम लोगों का पूरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलो देखते हैं ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, आपको दिया गया है यदि y इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 7 हो तो dy बाई डी एक्स याद करिए। dy बाई डी एक्स का मतलब हो y का x के सापेक्ष अवकलन याद करिए, ठीक है। दिया क्या है, y इज इक्वल टू, लिखेंगे गिवन दैट, दिया है क्या, y इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 7। ओके, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे? तो बोलेंगे y इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स टू द पावर -7। x की पावर 7 है, ये हर में था, इसको अंश में लाएंगे तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। और इसको बना देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे क्या बेटा, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में y का, तो फर्स्ट का मतलब हुआ y का ही है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब LHS का भी RHS का भी। तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? तो बोलेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx होता है। कितनी बार बताएं सर, ठीक है। इसका, इस पूरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन, तो बोलेंगे dy बाई dx इंटू फलन। फलन में है क्या, 1/3 इंटू एक्स टू द पावर -7। सर इसका तो फार्मूला बताया नहीं। बिल्कुल बताया गया है भैया, आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया है dy बाई dx इंटू c इंटू वाई या फिर u,
दिया है तो आप करेंगे क्या, c कांस्टेंट को बाहर करेंगे इनटू u का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यानी du/dx इसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ देखो 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लीजिएगा, मींस 1/3 बाहर होगा, और x⁷ का अवकलन मींस d/dx इंटू x⁻⁻7। अच्छा, तो अभी तो अवकलन हुआ नहीं क्योंकि d/dx तो लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा भी फार्मूला तो है, क्योंकि d/dx इंटू x⁻n इज इक्वल टू n इंटू x⁻n-1। ये मैंने आपको फार्मूला बताया है कि x की घात में कोई फलन है और उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो उसकी घात आगे आएगी और इंटू गुणा में करके हम लोग उसकी घात में से एक चुरा के लिख देंगे, यानी घटा के लिख देंगे। ठीक है, तो वही काम हमको यहाँ भी करना है, करिए। लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए, बोलेंगे देखिए हम भैया 1/3 इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो x की घात -7 लिखा है, यानी n की जगह -7 लिखा, तो जहाँ n लिखते थे वहां लिखेंगे -7। ठीक है, और इंटू फिर वही फलन लिखेंगे, फिर उसमें से एक घात घटा देंगे, तो लिखेंगे x की घात -7 और फिर -1। ये हो गया अवकलन, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, बस काम खत्म। तो देखिए -7 है, ठीक है, 1/3 आगे था, यहाँ क्या रहा -7, x की घात -7 और -1, तो बोलेंगे समान चिन्ह जोड़ेंगे, 7 1 8 और बड़ी संख्या का चिन्ह -8, तो x की घात -8 है, उसको हर में ले जाएंगे तो x की घात +8 हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो -7 का 1 में होगा तो -7/3 का x⁸ में होगा तो 3x⁸, और यही तो आपका है dy/dx। यही तो आपसे पूछा था भैया, y बराबर इतना दिया है तो dy/dx ज्ञात करिए, तो मैंने ज्ञात कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब तो बोलोगे यार सर ये तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, जैसे ही आपकी 2-4 सवाल लगाओगे, प्रैक्टिस होगी, ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, और फार्मूला याद होने के बाद डिफरेंशिएशन में कुछ है नहीं, आगे चलते रहिए। चलो ये देखते हैं, ये थोड़ा आपके फिजिक्स टाइप का सवाल है, इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा थोड़ा, आप समझिएगा। दिया है एक समीकरण आपको दे दिया, s बराबर 5t² + 6, जहां s दूरी तथा t समय है। ठीक है, तो चाल ds/dt, भैया ये दूरी है, ये चाल है, तो दूरी बटे ये दूरी है, समय है, तो दूरी बटे समय अंतराल होता क्या है, चाल के बराबर होता है, वही कहा है चाल का मान ज्ञात करिए, लेकिन कब ज्ञात करना है, जब समय का मान 2 सेकंड दिया गया हो, यानी 2 सेकंड के बाद उसका चाल कितना होगा। वेरी सिंपल, समझिए। इसका सोल्यूशन करेंगे कैसे, लिखेंगे सोल्यूशन में, लिखेंगे आपको समीकरण दिया है s बराबर 5t² + 6, ये गिवन है, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इतना दे दिया गया है। देन आपसे स्पीड पूछा गया है, s क्या है, मैं सारी चीजें लिख देता हूं, फिर जहां s, तो s बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है, t, तो t बोलेंगे बेटा टाइम, ठीक है, हाँ, d/ds, ds/dt, s क्या था डिस्टेंस, t क्या था टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम होता क्या है, चाल के बराबर, तो यही क्या है आपका स्पीड है, मीन्स चाल, और यही आपसे क्या है पूछा है। कोई बात नहीं, हम क्या करना है, सबसे पहले हमको ds/dx निकाल लेना, नहीं ds/dt दिया है तो ds/dt लिखेंगे, ये निकालना है। अच्छा, ये ज्ञात नहीं करना है, फिर t बराबर 2 सेकंड पर इसको ज्ञात करना है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ds/dt at t = 2। अब आपको ज्ञात करना है t बराबर 2 सेकंड पर ds/dt की वैल्यू ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो आपका काम होगा ds/dt ज्ञात करना, और ds/dt का मतलब आप बाखूबी जानते हो कि s का t के सापेक्ष अवकलन करना, और s बराबर 5, ध्यान रहे ये s है बेटा, ये क्या है s, ये, और ये आपका 5 है, तो 5t² + 6, यानी इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी t के सापेक्ष करेंगे, तब आपको ये मिलेगा। तो कर दीजिए, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये, हाँ चलो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। हिंदी में अगर बोले तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट का
इक्वेशन फर्स्ट का किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, ये कर दीजिए। करने पर तो s का t के सापेक्ष अवकलन बोलेंगे ds/dt, ओके, बराबर इस फलन का t के सापेक्ष अवकलन तो बोलेंगे d/dt इंटू फलन, फलन क्या है बेटा, तो बोलेंगे 5t² + 6। अरे वाह, अब आप बोलेंगे सर हमको तो आपने ये बताया है d/dx इंटू u प्लस माइनस बी इज इक्वल टू, हम जानते हैं u का भी तो du/dt प्लस माइनस है और b का भी अवकलन, अच्छा x है तो x के रिस्पेक्ट में dx, यहाँ भी dx, देखो u का भी x के सापेक्ष अवकलन और b का भी x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ भी तो प्लस आ गया, इसका मतलब 5t² का भी t के सापेक्ष अवकलन होगा और 6 का भी t के सापेक्ष अवकलन होगा। तो आप ब्रैकेट ऑफ करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भैया d/dt और 5t², ठीक है, प्लस d/dt इंटू 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, यहाँ दो चीज हम लगाने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहली बात तो d/dx इंटू cu, तो c कांस्टेंट है तो उसको बाहर करते थे और du का dx, u का x के सापेक्ष अवकलन कर देते थे, यानी du/dx लिख देते थे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि 5 कांस्टेंट है, बाहर करना है और t² का t के सापेक्ष अवकलन करना है। लेकिन 6 का क्या, तो हम बोलेंगे कि एक चीज और तो पढ़े हैं, d/dx इंटू c यानी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन 0 कर दीजिए। तो अगली लाइन समझिए, चलो ध्यान देंगे, लिखेंगे क्या कि भैया 5 क्या है, कांस्टेंट बाहर करो और इंटू t का t के सापेक्ष, t² का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी d/dt इंटू t² और प्लस ये क्या है, 6 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन चाहे जिसके सापेक्ष 0, यहाँ पे आएंगे ठीक से लिखेंगे इसको, क्या था ds/dt, ठीक है, ds/dt याद करेंगे, क्या लिखा है, अब 0 का तो काम खत्म हो गया, t² का t के सापेक्ष करना है, तो हम बोलेंगे हमारे पास एक फार्मूला है तो कौन सा, क्योंकि d/dx इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 पावर में, और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम इसकी घात को पहले लिखते हैं फिर उसी फंक्शन में से एक घात हटा के लिख देते हैं, गुणा करा देते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी कराना है, डरना ही क्यों, पहले हम लोग 5 बाहर लिखा है, ठीक है, लिखा रहने देंगे, और इंटू क्या करना है d/dt इंटू t², तो d/dx इंटू एक्स टू दी पावर n, ये वाला फलन का ये वाला सूत्र लगा देंगे इसमें, तो इसकी घात सबसे पहले हम लिखेंगे, वहां पे n लिखते हैं, n की जगह 2 लिखा है, 2 लिख देंगे, फिर क्या करते हैं गुणे में वही फलन लेते हैं, जैसे यहाँ एक्स टू दी पावर n ले लिए, ठीक है, तो t² ले लिए, फिर उसकी घात में से घटा देते हैं, तो इसकी घात में से घटा दो, हो गया अवकलन, देखिए 5 दूनी 10 इंटू 2 में से 1 जाएगा 1, तो t की घात 1 का मतलब t 10t आ गया, ठीक है, ये था क्या, तो ds/dt, यही तो ज्ञात करना है, लेकिन लिखेंगे ना कब, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बाद, है ना, या 2 सेकेंड पर, t बराबर 2 सेकेंड पर क्या, ds/dt, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ds/dt एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए 10 गुणे जहां t है वहां 2 लिख देंगे, आएगा क्या, 10 दूनी 20, है क्या बेटा चाल, चाल का मात्रक क्या होगा भैया ds क्या था, दूरी, दूरी का मात्रक किसमें था, अगर मीटर में होगा, हालांकि इन्होंने दिया नहीं है, समय तो दे दिया है सेकंड, ठीक है, लेकिन दूरी का मात्रक नहीं दिया है, तो अगर दूरी का मात्रक मीटर होता है तो मीटर पर सेकंड होगा, अदरवाइज यहाँ पे आप यूनिट लिख के छोड़ दीजिए, 20 मात्रक, ठीक है, तो ये था आपका अवकलन, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, असली प्रैक्टिस तो हम लोग सेशन में करेंगे, बात समझ में आ रही है, फिजिक्स पढ़ते समय। चलो मैंने कुछ जितने भी फार्मूले पढ़ाए हैं उनके एग्जाम्पल ले रखे हैं, उसको आप समझते चलिए तो आपको फार्मूले समझ में आएंगे। आपको दे दिया गया यदि y इज इक्वल टू
3x³ प्लस 7 इंटू 6 प्लस 3, देन dy/dx ज्ञात करिए। dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो फलनों का गुणनफल दिया है, इसको भी हम लोग कर लेंगे और लिखेंगे क्या, लिखा है y बराबर 3x³ प्लस 7 इंटू 6x² प्लस 3। हम लोग जानते हैं बेटा, चूंकि d/dx इंटू u इंटू v, यानी दो फलनों के गुणनफल के रूप में आपको अवकलन दिया है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पहला फलन u इंटू दूसरे का अवकलन यानी dv/dx प्लस दूसरा फलन मीन्स b इंटू पहले का अवकलन तो du/dx। यही काम आपको यहाँ भी करना है, ये पहला फलन और गुणे दूसरा फलन। तो क्या करिए, इसका अवकलन करा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बनाइए, लिख दीजिए क्या, इक्वेशन फर्स्ट का किसके सापेक्ष, x के रूप में है, और वैसे भी आपको बताया गया है dy/dx याद करना, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले LHS y का x के सापेक्ष अवकलन, तो dy/dx। ओके, दो फलन हो गया, पहला फलन और दूसरा फलन। तो हम लोग करते क्या है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, तो पहले फलन को ऐसे ही लिख लो, क्या है 3x² प्लस 7 और इंटू दूसरे का अवकलन करा दो, मीन्स d/dx इंटू 6x² प्लस 3। ये फिर प्लस लगाते हैं, लगा दीजिए, इंटू दूसरा फलन का मतलब 6x² प्लस 3 इंटू पहले का अवकलन मीन्स d/dx, लिखेंगे बेटा d/dx इंटू पहला फलन है क्या 3x³ प्लस 7। ये हो गया। चलो अब कराते हैं, तो ध्यान देंगे 3x² प्लस 7, कुछ यहाँ हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। कैसे, ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हम लोग करेंगे d/dx वितरित करेंगे, तो इसका भी अवकलन इसका भी अवकलन। ठीक है, यहाँ पे 6 तो हम लोग बाहर करेंगे क्योंकि 6 गुणांक है, यानी कि नियतांक है, और x² का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब घात की बात हो तो हम लोग करते क्या है, घात को सबसे पहले आगे लिख लेते हैं और इंटू उसके घात में से एक घटा के लिखते हैं, तो 2 में से एक जाएगा 1, ये हो गया, और प्लस अचर पद का अवकलन 0 हो गया। अब आप लोग थोड़ा ऐसा भी करने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपना बेसिक फार्मूला लगा के करिएगा, प्लस इसको ऐसे लिख लो 6x² प्लस 3। ठीक है, अब इसका भी पूरे का अवकलन होगा, इसका भी और इसका भी योगफल के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 क्या है, 3 नियतांक है, बाहर कर लेंगे, और x³ का अवकलन करना है, यानी घातांक के रूप में है, तो हम लोग करते क्या थे, उसके घात को पहले लिख लेते थे। ठीक है, और उसकी घात में से एक घटा के गुणा करा देते थे, यानी 3 इंटू x³ था, 3 में से एक घटाएंगे तो 2, और प्लस 7 क्या है, अचर है मीन्स कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन 0। ये अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यही आपका आंसर होगा। देखो बात, 3x² प्लस 7, ओके, ये इंटू 6 दूनी 12, x प्लस 0 का कोई मतलब नहीं रहा, प्लस यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे तो 6x² प्लस 3। ठीक है, 3 3 9 x²। चलो इसका गुणा कराते हैं अंदर, ठीक से, तो 12 का इसमें कराएंगे। ठीक है, तो 12 दूना 24, 12 3 36, ये हो गया। x⁻2 और x⁻1 गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 2 और 1 3, x³ हो गया। 12 का इसमें भी कराएंगे, तो 7 दूनी 14 के 4 1, 7 1 कम 7 और 1 8, 12 7 84, और x का गुणा होगा तो x प्लस, चलो 9 का इसमें कराते हैं, तो 9 6 54, x⁻2 आधार समान हो, गुणे में घातें जुड़ती हैं, 2 2 4, तो x⁴ और प्लस 9 3 27, x² था तो x², इस प्रकार से। बात समझ में आ रही? चलो ठीक है, और इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो बड़ी घात को पहले मीन्स 54x⁴, इसको आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे 4 के बाद छोटी घात 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 36x⁴,
ओके, उसके बाद ये है प्लस 27 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद ये प्लस 84x, यही तो आपका क्या है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका हो गया आंसर। इसको आप ऐसे नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आपको दे दिया गया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2, तब आप डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करिए। मीन्स ये किस फॉर्म का है, तो हम बोलेंगे कि ये तो भागफल के रूप में है, यानी भागफल वाला भी हम लोग को यहाँ फार्मूला यूज करना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग लिखते हैं इसको, ध्यान देंगे, लिखेंगे सोल्यूशन में। दिया है आपको क्या, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इसको बनाएंगे फर्स्ट। डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने का मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट का करेंगे तो y का हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। चलो कराते हैं, तो y का x के सापेक्ष अवकलन बोलेंगे dy बाई dx, ओके, और इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन तो बोलेंगे dy बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये फलन। इसका कैसे होगा, तो मैंने इसका आपको फार्मूला बता रखा है, चूंकि हम लोग जानते हैं भैया डी बाई डी एक्स इंटू यू अपॉन बी, मीन्स दो फलनों के भागफल का अगर आ गया अवकलन तो हम लोग कैसे करेंगे, मैंने बताया ले लीजिएगा हर गुणे अंश का अवकलन, मीन्स डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, मीन्स यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, होल डिवाइडेड बाई हर का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। यही फार्मूला आप यहाँ अप्लाई करिए। करते क्या है बेटा, तो हम लोग बोलेंगे भैया हर लेते हैं तो हर x माइनस 2 इंटू अंश का अवकलन कराते हैं, मीन्स डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर माइनस करते हैं, करा दिए, फिर अंश इंटू हर का अवकलन, तो अंश कितना है, बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, हर का अवकलन कराना है तो बोलेंगे डी बाई डी एक्स इंटू हर की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 2, ये हो गया आपका, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मीन्स हर का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यही चीज आप सॉल्व कर लीजिए, तो ठीक है, x माइनस 2 हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। x स्क्वायर का अवकलन तो हम लोग जानते हैं 2x, लेकिन फिर भी देखिए उसकी घात लिखेंगे 2, ठीक है, और फिर उसकी घात में से एक घटा के लिख देंगे, तो 2 में से एक जाएगा 1, ये मीन्स x ही, और प्लस 1 क्या है, अचर पद का अवकलन 0, और माइनस यहाँ पे भी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे x का x के सापेक्ष अवकलन बोलेंगे 1, ये तो हम पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ पे x का x के सापेक्ष अवकलन 1 डायरेक्ट पढ़ चुके हो, ठीक है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ये ठीक है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और माइनस 2 का x के सापेक्ष अवकलन 0, क्यों, क्योंकि 2 क्या है, अचर है, अपॉन इस पूरे का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, और चलने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो उसको मेंटेन कर लेते हैं। चलो ठीक है, ध्यान देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा क्या 2x, ये 0 का कोई मतलब रहा नहीं, 2x का क्या करेंगे, इसमें गुणा कराएंगे, तो 2x का x में गुणा होगा, तो भैया 2x स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी घात है कि इसकी भी घात है, गुणे में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो तो, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 और इंटू एक्स, 0 का कोई मतलब रहा नहीं, माइनस, इसमें देखेंगे यहाँ क्या बचा बेटा, तो बोलेंगे 1 से गुणा कराओगे तो वही रह जाएगा, ब्रैकेट में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट ऑफ करोगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का था तो एक्स स्क्वायर माइनस का, 1 प्लस का था तो 1 माइनस का, अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको आप ठीक से लिख लीजिए,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² माइनस x²। देखो सजातीय पद हैं, ये प्लस का या माइनस का तो घट जाएंगे, 2x² में से एक x² जाएगा तो x² माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या था बेटा आपका dy/dx। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बस समझ में ये चीज। आगे देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। ये आपका हो जाता है बेटा इंपॉर्टेंट, और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चेन रूल लगता है। क्या इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि CHAIN चेन रूल RULE ये यहाँ पे लगता है। श्रृंखला नियम कह सकते हो इसको। क्या बोलेंगे? श्रृंखला नियम। बोल रहा होगा कि सर क्यों खामखा डराए जा रहे हो, श्रृंखला नियम चेन रूल वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बताओ इसमें है क्या? तो बोलेंगे ठीक है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको समझा रहा हूं क्या है इसमें। आपको दिया क्या है, सॉल्यूशन देखना इसका। तो बोलेंगे गुरुजी y इज इक्वल टू ax² प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, क्या मैंने इसका कोई फार्मूला बताया? तो आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, आपने तो इसका नहीं बताया, हम लोग कैसे करेंगे? वही चीज है, इसी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? श्रृंखला नियम यूज करेंगे। श्रृंखला नियम होता क्या है, हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ध्यान देंगे। मैंने ये तो नहीं बताया, लेकिन ये फार्मूला जरूर बताया है, क्योंकि dy/dx इंटू एक्स क्यूब अरे x⁴n इज इक्वल टू n इंटू x⁴n-1। अब अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाएं, और फर्स्ट का क्योंकि हमको dy/dx ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपसे कहा है ज्ञात कीजिए। ओके, तो जब dy/dx पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ कि y का x के सापेक्ष अवकलन। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। तो y का x के सापेक्ष अवकलन तो बोल देंगे बेटा dy/dx। ठीक है, समझ में आ गया। आगे इस फलन का x के सापेक्ष तो dy/dx इंटू ax² प्लस b टू द होल पावर 3, यानी इस फलन का हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए x⁴n तो इज इक्वल टू n इंटू x⁴n-1, इसका मैंने बताया, लेकिन इसका तो नहीं बताया ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो श्रृंखला नियम काहे का? तो हम बोलेंगे इस पूरे फलन में आप किसी ऐसे चीज को x मानिएगा ताकि इस फॉर्म का आपका फलन बन सके, यानी आपके फार्मूले के रूप का ये फलन क्या हो, बन जाए, इस तरीके से मानिएगा। तो मैंने आपको हिंट्स दे दिया है कि अगर हम लोग ax² प्लस b को, इस पूरे को क्या करें, x मान लें। इस पूरे को, जहां तक मैंने येलो कलर से ऐसे अंडरलाइन किया है, अगर इस पूरे को मैं x मान लूं तो ये लिखा क्या है, dy/dx इंटू x और इसकी पावर 3। बोलेंगे सर बन तो गया इस रूप का फलन। ठीक है, तो अब क्या करना है? तो हम बोलेंगे चुपचाप इसका अवकलन कर दो इस फार्मूले से, हो जाएगा। लेकिन x नहीं लिखना है, जिसको आप माने थे वही लिखेंगे। ठीक है, फिर श्रृंखला नियम ये कहता है जिसको आपने माने थे उसका आप दोबारा अवकलन कर दो, बस हो गया काम। अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से, अब मैं कर रहा हूं तो करते समय आपको समझ में आएगा, ध्यान देंगे। मैंने कहा कि हम इस पूरे फंक्शन में किसी ऐसे चीज को x मान लेंगे जिससे कि हमारा फलन जो है वो सूत्र के रूप का बन जाए। तो देखिए अगर हम ax² प्लस b को x मानेंगे तो x⁴n का रूप का फलन बन जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो x³ लिखा है, होता क्या है, उसका घात पहले लिखो, क्यूब यानी 3 घात पहले लिख लिए, फिर उस फलन को ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, लिख दिए ax² प्लस b टू दी होल पावर 3, फिर उसमें से एक घात घटा दो तो -1 कर दे, हो गया। बट ये पूरा x तो था नहीं जिसको आप माने थे, तो श्रृंखला नियम कहता है कि जिसको आप x माने थे उसका दोबारा अवकलन कर दो, काम खत्म।
तो हम लोग लिखेंगे ठीक है, चलो कर दी डी बाई डी एक्स इंटू, जिसको माने थे वही लिखेंगे केवल, तो किसको माने थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इतने को माने थे तो इतना लिख दिए, बस हो गया। अब आप इसका अवकलन करा दो, काम खत्म। देखिए कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे भैया 3 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, 3 में से एक जाएगा 2, और इंटू, इस पूरे का मैं डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा, मैं समझाता चलूंगा। देखो डी बाई डी एक्स ये योगफल के रूप में लिखा है, तो इसका भी अवकलन और इसका भी अवकलन, ठीक है। इसका अवकलन करते समय ध्यान रखेंगे ए क्या है, गुणांक है, बाहर हो जाएगा ए, एक्स स्क्वायर ए कांस्टेंट था, बाहर कर ली, एक्स स्क्वायर तो इसी फलन से, इसी सूत्र से करेंगे, होता क्या है, इसका घात पहले लिखो तो इंटू 2, ठीक है, फिर फलन को ज्यों करते हो लिख दो, फिर उसके घात में से एक घटा दो, हो गया, प्लस बी कांस्टेंट है, अवकलन 0 हो गया। सॉल्व कर लो इसको, तो लिखेंगे कि भैया 3 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द होल पावर 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 2 ए एक्स की घात, 2 में से एक जगह एक का मतलब वही एक्स, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, तो 2a और इंटू एक्स, इसका गुणा इसमें करा लो, तो ठीक से लिखेंगे 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो 2 3 6, ए एक्स अंदर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द होल पावर 2, यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या था ये, डी वाई बाई डी एक्स, तो आपने ज्ञात कर लिया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको श्रृंखला नियम का ये पहला एग्जाम्पल था, थोड़ा कम समझ में आया होगा कि क्या हो गया, थोड़ा सा जबरदस्ती लगा होगा, तो कुछ एग्जाम्पल और है आपके लिए, आप इसको करिए। फिर देखते हैं, ये आपसे पूछा है कि यदि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप ज्ञात करिए कि ये क्या होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर क्या आपने इसका फार्मूला बताया, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये चेन रूल पे लगेगा। देखिए लिखेंगे, हमको दिया क्या है, सोल्यूशन में लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर हम इसका अवकलन करें, क्योंकि dy बाई डी एक्स चाहिए तो x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन। चलो करते हैं, तो y का x के सापेक्ष अवकलन बोलेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर इस पूरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन बोलेंगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स इंटू फलन क्या है, तो बोलेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स, और कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग e सपोज कर लेते हैं, हिडन है, ठीक है। ये हो गया, कुछ देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आपके पास इसका फार्मूला है डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस सी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। लेकिन इसका तो फार्मूला नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, तो हमको करना क्या होगा, चेन रूल लगाना होगा। कैसे लगाएंगे, इस फलन में हम किसी को x इस तरीके से मानेंगे ताकि इस रूप का फलन बन जाए। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर हम इस पूरे साइन x को क्या मान लें, x मान लें, तो ये log ऑफ x हो जाएगा, और log ऑफ x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बाई x होता है, जानते हैं। तो आप कर दीजिए, इसको x मान के कर दीजिए, तो हम लोग बोलेंगे क्या, log ऑफ x बेस c, इसका अवकलन 1 बाई एक्स, लिख देंगे 1 बाई एक्स, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या, साइन x, बट साइन x था नहीं, तो श्रृंखला नियम कहता है इसका दोबारा अवकलन कर दो, काम खत्म, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दोबारा अवकलन कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स, किसका अवकलन, जिसको माने थे सिर्फ उतने को, तो किसको माने थे, साइन x को, ठीक है। अब तो इसका भी फार्मूला पता है क्या, चूंकि डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा cos x, लिख दो ना, तो लिखेंगे क्या, 1 बाई साइन एक्स, ठीक है, साइन x का अवकलन इंटू cos x, ओके, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो cos x बटे साइन x, और बराबर होता क्या है, cot x, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, क्योंकि cos x बटे साइन x इज इक्वल टू कॉट x, ये था क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यही तो आपसे पूछा था, तो ये आपका हो गया आंसर।
इसको आप नोट करिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। आप लोग प्रैक्टिस और करना, अगर आपको कहीं से और क्वेश्चन मिलते हैं तो उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस करते चलना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको सूत्र याद होंगे। मैं यहाँ पे आपको कितना भी समझा दूं, जब तक आप खुद से नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसी क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो इसी क्वेश्चन को बिना देखे लगाइएगा, नहीं बनेगा तो आप देखिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक मैंने और लिया है ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए श्रृंखला में। तो हाँ, इस टाइप से पूछता है, अवकल गुणांक का मतलब अवकलन ही होता है, और फलन कौन सा है, x का है तो x के सापेक्ष ही करना है, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। दिया है साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब, फर्स्ट का साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब y का अवकल गुणांक ज्ञात करना, क्योंकि ये इसी के बराबर है। तो y का किसके सापेक्ष करेंगे, क्योंकि फलन x का है तो x के सापेक्ष करेंगे। तो इसीलिए आप चाहे y का x के सापेक्ष लिखो, चाहे फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या फिर अवकलन, बात एक ही है। ठीक है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन बोलेंगे dy बाई dx। ठीक है, फलन का x के सापेक्ष अवकलन तो बोलेंगे d बाई dx इंटू फलन। फलन क्या है बेटा, तो बोलेंगे साइन एक्स स्क्वायर। सर क्या आपने फार्मूला बताया है इसका? बिल्कुल नहीं, मैंने तो इसका फार्मूला बताया है, जो कि d बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये होता है। तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर श्रृंखला से करेंगे। श्रृंखला में क्या होता है, बोलेंगे हम लोग अपने फलन में किसी एक ऐसे चीज को x मान लेंगे ताकि हमारे फॉर्मूले के रूप का वो फलन तैयार हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर हम इस पूरे को एक्स स्क्वायर को x मान लें तो पढ़ेंगे क्या, साइन एक्स। तो साइन एक्स का तो अवकलन जानते हैं, कॉस एक्स। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, इस तरीके से करो कि ये जान ना पाए। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, लिख देंगे कॉस एक्स, लेकिन x है नहीं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर को x माने थे, था नहीं, तो श्रृंखला नियम क्या कहता है, इसका दोबारा अवकलन कर दो। करा देंगे सर, बोलेंगे d बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अरे इसका तो हम लोग जानते ही हैं, चूंकि d बाई डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। कर दीजिए, तो ध्यान देंगे कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू, हम लोग इसमें करते क्या है, घात घात पहले लिखते हैं, तो घात 2 है, 2 पहले लिख लें। फलन ज्यों का त्यों उतारेंगे, एक्स स्क्वायर उसके घात में से घटा दें, घटा दिए, हो गया अवकलन। इसको पहले लिख लो, तो 2x, x की घात 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, एक का मतलब वही x, और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और ये था क्या, तो dy बाई dx। ले भैया आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे। आप लोगों ने सीखा क्या, एक बार देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या सीखे आप, सबसे पहले तो फाइनाइट डिफरेंस सीखे, इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, यानी कि परिमित हम लोग परिवर्तन देख रहे थे कैसे होता है। डेल्टा लगा के लिखते हैं, ठीक है। मान लो अपरिमित परिवर्तन हो, यानी कि बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, तो उसको हम लोग डी से लिखते थे उसके डिफरेंस को, ठीक है। और अगर हम लोग दर की बात करें तो ऐसे ज्ञात करते थे, dx बाई dt का मतलब t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर, औसत परिवर्तन की दर। लेकिन यही परिवर्तन अगर अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होता तो हम लोग इसी को बोलते हैं t के सापेक्ष x में तात्क्षणिक या तात्कालिक परिवर्तन की दर, इंस्टैंटेनियस इसको बोलते हैं, ठीक है, दर। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं t के सापेक्ष x का अवकलन, या फिर t के सापेक्ष x का अवकल गुणांक। कॉन्सेप्ट समझ में आई? तो अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था अवकलन समझना। अगर कोई फलन दिया हो y बराबर fx, तो dy बाई dx या फिर y डैश या फिर y1 या फिर f डैश x को हम लोग क्या बोलते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन या फिर y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई? चलो, यहां से आपने क्या सीखा, ऐसे लिखना। थोड़े बहुत एग्जाम्पल हम लोगों ने सीखा था,
सिंबल, ठीक है। फिर आप लोगों ने ज्यामितीय अर्थ समझा। ज्यामितीय अर्थ में आपने ये समझा कि अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ रेखा की ढाल होती है जो उस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला सीखा। फार्मूला आप रट नहीं पाओगे तो फिर कैसे तैयार होगा? प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे होगा? जो मैंने आपको जितने मैंने एग्जाम्पल दिए अगर उतने ही तुम बार बार लगा लिए, एक दो बार लगा लिए, हो जाएगा प्रैक्टिस, आपका तैयार हो जाएगा जितना आपको काम लगता है इसको। और फिर आपने लघु गुणक का भी फार्मूला देखा। जो आपको बार बार कंफ्यूजन होती है इसमें, ln क्या है, log ऑफ x बेस 10 क्या है, log ऑफ x बेस e क्या है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इस पूरे को याद रखना, जैसे ln x लिखा हो या फिर log x लिखा हो, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक लघुगुणक। प्राकृतिक लघुगुणक, लघुगुणक। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लघुगुणक। जो log ऑफ x बेस 10 है, कॉमन का मतलब सामान्य, ठीक है। तो ये सामान्य लघुगुणक है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये ई क्या था तो मैंने बता दिया, आयलर नंबर या फिर यूलर नंबर भी बोलते हैं इसको। ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 2.718। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रॉक्सीमेट, वैसे इसकी भी, ठीक है। आपने ये सीख लिया। उसके बाद आप एग्जाम्पल करते चले गए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन या फिर इसके कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।